हेलो एवरीवन। बच्चों, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर क्लास 9th का, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। और इस चैप्टर के हमने अभी तक 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं और अभी के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं तीसरा टॉपिक, जिसपे हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे जानने का पोटेंशियल एनर्जी को। जी हाँ, तो अभी के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसी को हम पढ़ेंगे। और अभी तक हमने ये 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, वर्क पढ़ लिया हमने और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला जान लिया है ना। तो अब आते हैं तीसरे टॉपिक को और शुरू करते हैं इसको पढ़ना। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये है आज का मुद्दा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को जानना है तो इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि जब हमारे पास एनर्जी होती है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है तो वो वर्क कर सकता है। यानी वर्क और एनर्जी एक ही चीज के 2 रूप है ना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाए तो जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है उसके पास क्या होती है, एनर्जी गेन होती है ना, उसके पास एनर्जी आ जाती है। बस अगर यही कंसेप्ट आपको पता है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी आराम से समझ में आ जाएगा। और ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, है ना। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर एनर्जी गेन होती है, वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करके उसकी एनर्जी बढ़ जाती है ना। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखना है और तब हम पोटेंशियल एनर्जी को आराम से समझ लेंगे, है ना। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हो, तो इस एग्जाम्पल में क्या लिया गया है, रबर बैंड। जी हाँ, घरों में हमारे रबर बैंड है कि नहीं, जी हाँ, इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मिठाई की दुकान पे खरीदने जाओ मिठाई, तो मिठाई की दुकान वाला क्या करता है, वो डब्बे को रबर बैंड से क्या करता है, बांध देता है, ऊपर रबर बैंड लगा देता है ना। तो आप भी क्या कीजिए, घर में एक रबर बैंड लीजिए और उसको पुल कीजिए, उसके दोनों एंड को पुल करने का प्रयास कीजिए, उसको स्ट्रेच कीजिए। और जब आप स्ट्रेच करने के बाद जब आप उस रबर बैंड को क्या करोगे, रिलीज करोगे, छोड़ दोगे, है ना, तो आप क्या देखोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि रबर बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है, मतलब वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है ना। तो ऐसा करने के लिए उसके पास एनर्जी कहां से आई, क्या उसमें एनर्जी थी, जी हां, तभी तो उसने अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर लिया। तो उसमें एनर्जी कौन सी थी, किस रूप में थी, एनर्जी के तो कई रूप होते हैं, है ना, ये तो हम जानते हैं। तो यही तो हमको पता करना है। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया ताकि हम सोच सकें कि आखिर उस रबर बैंड में ऐसी कौन सी एनर्जी थी जिसने रबर बैंड को स्ट्रेच करने के बावजूद ये मजबूर कर दिया कि वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर ले। तो वही लिखा है, द बैंड विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, ऑब्वियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। यानी कि जब हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो इसका मतलब हमने रबर बैंड पे क्या किया, वर्क किया। और वर्क किया तो जरूर इस वर्क करने के वजह से रबर बैंड ने क्या गेन किया होगा, एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन सी थी, अरे यही तो पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, जी हाँ। तो इसी एनर्जी के कारण जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करने के बाद छोड़ देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल लेंथ को एक्वायर कर लेता है। अब समझ में आया। तो यही तो मैं बोल रहा था कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम वर्क करते हैं उसमें एनर्जी बढ़ जाती है, वो एनर्जी गेन कर लेता है। तो जैसे इस एग्जांपल में हमने किस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, रबर बैंड पे, तो रबर बैंड ने क्या एक्वायर कर लिया, एनर्जी। और एनर्जी लेने के वजह से, गेन करने के वजह से जब हमने उसको छोड़ा तो इसी एनर्जी के वजह से क्या हुआ, रबर बैंड अपनी एक्चुअल लेंथ पर रीगेन कर लिया, यानी वापस पहुंच गया, है ना। और ये जो एनर्जी थी जिसके वजह से वो वापस अपने लेंथ पे पहुंच गया, ओरिजिनल लेंथ पे, ये एनर्जी कौन सी थी, इसी को तो कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये तो पहला एग्जाम्पल। आइए चलते हैं इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं, ये पिक्चर आप जो देख रहे हो डायग्राम, इसमें एक लड़का है जो जिम में क्या कर रहा है, डंबल उठा रहा है ना। ये जो रॉड है ना, रॉड को उठा रहा है और रॉड के दोनों तरफ क्या है, वेट लगा हुआ है। तो मान लेते हैं इसने इसको यहां तक उठाया, कितने हाइट तक, h हाइट ऊपर उठाया, है ना। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को
h हाइट ऊपर तक लिफ्ट करते हैं तो इस पे हमने क्या किया, वर्क किया। कैसे वर्क किया, हमने इस पे फोर्स लगाया और फोर्स लगने के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, h डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, h मीटर। भाई जो रॉड है ये h मीटर ऊपर गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ h मीटर, है ना। तो वर्क कितना होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है h, फोर्स मान लेते हैं f। तो हमने कुछ वर्क किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर ले जा रहे थे तो हमने जो वर्क किया वो वर्क इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। और ये एनर्जी रिलीज होती है, या एनर्जी की वजह से ही जब हम इसको रिलीज कर देंगे, रॉड को छोड़ देंगे, तो ये वापस अपने निचले पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। क्योंकि जब हमने इस पे वर्क किया तो इसके पास एनर्जी आ गई, और अगर इसके पास एनर्जी है तो अब ये वर्क कर सकती है ना। और वर्क कर सकती है तो कैसे पता चला, जब हम इसको छोड़ देंगे तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, नीचे, और ये रॉड नीचे आ जाएगी। तो वर्क हुआ कि नहीं, तो एनर्जी इसके पास थी तो ही तो ये वर्क किया इस रॉड ने, और रॉड ने वर्क किया तो ये नीचे आ गई। तो इसके पास एनर्जी कहां से आई, किस रूप में थी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में थी। इसके पास जब हमने इसको ऊपर उठाया तो इसके पास एनर्जी किस रूप में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर h हाइट ऊपर जाता है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। इतना समझ में आ गया, वही लिखा है ना। दिस इंप्लाइज दैट इट हैज एक्वायर्ड सम एनर्जी। जब हमने इस रॉड को ऊपर ले गए तो हमने इस पे वर्क किया, और वर्क करने के वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास क्या हो गई, एनर्जी आ गई, है ना। अब ये एनर्जी आ गई तो अब ये ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल इसको कहाँ खींच रहा है, नीचे, तो फोर्स नीचे लग रहा है। और ये रॉड यहां से यहां तक अगर नीचे आएगी तो कितने दूरी, कितने डिस्प्लेसमेंट तक, h डिस्प्लेसमेंट तक, है ना। तो इसका मतलब एनर्जी के कारण जब इसको हम रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये वर्क हो रहा है, इस पे ये वर्क कर रहा है, और ये वर्क करने के कारण ही ये रॉड फिर से कहाँ आ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसके पास जो एनर्जी थी जो अब वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में थी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तो थी। तो इफ रेज टू ए ग्रेटर हाइट इट कैन डू मोर वर्क, मतलब जितना ज्यादा इसको ऊपर हम ले जाएंगे उतना ज्यादा ये वर्क कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं। जितना ऊपर ले जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, समझ में आया। तो बस कोई सिंपल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर ले जा रहे हैं या उसको खींच रहे हैं, है ना, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। क्यों स्टोर हो रही है, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। जो वर्क करता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन जिस पे वर्क किया जाता है उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ किस पे वर्क कर रहे हैं, वर्क कर कौन रहा है, ये लड़का, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन वर्क किस पे कर रहा है, रॉड पे, तो रॉड की एनर्जी बढ़ जाएगी। और यही जो एनर्जी बढ़ रही है ये किस फॉर्म में है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है ना। चलिए, तो इन एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इन ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हुआ फिर, तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है या प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन। पोजीशन, जैसे रॉड को हमने ऊपर खींचा तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। अभी रॉड ग्राउंड पे था और अब हमने उसको h हाइट ऊपर ले गए तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हुई, ठीक है। रबर बैंड को हम ऊपर नहीं ले गए, वो ग्राउंड ही फ्लोर पे था, लेकिन हमने उसी ग्राउंड फ्लोर पे उसका हमने स्ट्रेच किया। तो रबर बैंड जो अभी ऐसे था, स्ट्रेच करने के वजह से वो फैल गया, मतलब उसकी कन्फिगरेशन चेंज हो गई। तो रबर बैंड वाले एग्जाम्पल में रबर बैंड की क्या चेंज हो रही है, कन्फिगरेशन। और रॉड वाले एग्जाम्पल में उसकी हाइट चेंज हो रही है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है। तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर कन्फिगरेशन चेंज हो, कन्फिगरेशन मतलब शेप हो गया, हम उसकी साइज चेंज कर रहे हैं, है ना। तो कन्फिगरेशन का मतलब ऐसे समझ लो, साइज अगर किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसके वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हो रही है या जो एनर्जी प्रेजेंट है
उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। तो अब आपको आसान से समझ में आ गया होगा कि मान लो ये रिमोट है, इस रिमोट को मैं यहां से अपने हाथ से मैं कुछ ऊपर ले जाता हूं, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई। अभी ये यहां था, अब ये कुछ h हाइट ऊपर चला गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई। अब मैं आपसे कहूं कि इस वजह से इसमें कौन सी एनर्जी होगी, तो आप आसानी से बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, है ना। समझ में आया। या मान लो मेरे पास इस समय रबर बैंड होता और रबर बैंड पकड़ के मैं स्ट्रेच करूं, तो उसका साइज चेंज हुआ, साइज यानी कन्फिग्रेशन, तो फिर रबर बैंड में कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा यहां देखो, तीर चलाने वाला एक व्यक्ति जब तीर को धनुष पे खींचता है, ठीक है, अभी तक तो ये रस्सी क्या थी, अगर हम तीर धनुष ऐसे बनाए, ठीक है, तो अभी ये रस्सी ऐसे थी, लेकिन जब हमने इस पे तीर को रखकर इसको पीछे खींचा, तो ये देखो ये रस्सी ऐसे हो गई। तो इसका क्या चेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, है कि नहीं। तो अब आपसे कहा जाए कि इस डायग्राम में, इस बो एंड एरो में, इस तीर धनुष में एनर्जी स्टोर हुई है या एनर्जी प्रेजेंट है, वो किस फॉर्म में है, क्या वो काइनेटिक है, नहीं, क्योंकि अभी तीर तो चलना शुरू ही नहीं किया। तो फिर किस रूप में एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसका साइज शेप चेंज हो गया। देखो पहले रस्सी स्ट्रेट थी, लेकिन जब हमने इस पे तीर लगाकर इसको खींचा तो रस्सी ऐसे हो गई, है ना। तो रस्सी का साइज यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुई, तो इसके कारण इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई या एनर्जी जो प्रेजेंट है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको एकदम क्लियर कट पता चल गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके वजह से उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करने के बाद पोजीशन कर रहा, मतलब पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वो पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट पे है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो गई, पहले ग्राउंड पे रेस्ट पे था, अब फर्स्ट फ्लोर पे जाकर रेस्ट पे आ गया, लेकिन उसकी पोजीशन तो चेंज हुई, तो एनर्जी कौन सी हुई उसमें, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। समझ में आया, बहुत आसान। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि एक व्यक्ति किसी बिल्डिंग या अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे रहता है ना, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे वो व्यक्ति, वो पर्सन खड़ा था मतलब रेस्ट पे था। फिर वो क्या करता है, सीढ़ी पकड़कर वो ऊपर जाता है और वहां जाकर अब वो रेस्ट पे अवस्था में आ जाता है, रेस्ट कंडीशन पे आता है ना। तो या उसने h हाइट ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर गया, तो कुछ हाइट ऊपर गया ना, तो उसकी क्या चेंज हुई, पोजीशन। तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल, काइनेटिक नहीं, क्योंकि पहले भी वो रेस्ट पे था और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद भी वो रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, लेकिन उसके पास एनर्जी किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके के डायग्राम अगर देखकर पूछा जाए कौन सी एनर्जी है, तो रबर बैंड को स्ट्रेच करो या तीर धनुष को स्ट्रेच करो, है ना, या किसी भी चीज को जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। या किसी चीज का हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अभी ग्राउंड फ्लोर पे, फिर हम उसको और ऊपर ले गए, तो उसमें भी कौन सी एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। इतना अब आपको क्लियर हो चुका है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कुछ हाइट ऊपर ले जाएं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी और उसे कहेंगे क्या, है ना। तो जैसे यहां मान लो ये ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ग्राउंड पे, है ना। और ऑब्जेक्ट को अब हम इस पे वर्क कर रहे हैं और इसको ग्रेविटी किधर लग रही है, ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटी, वो एक टाइप का फोर्स है जो कि हमेशा अर्थ किधर लगाएगी, अपनी तरफ, मतलब नीचे की ओर। तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, mg, और किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। और इसको हम ले किधर जा रहे हैं, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। और याद करो हमने वर्क पढ़ा है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है तो जो वर्क होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम वो ऑब्जेक्ट को किधर ले जा रहे हैं,
ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो अपोजिट है कि नहीं 180 डिग्री। तो जो हम वर्क करेंगे इस ऑब्जेक्ट पे वो क्या होगा, माइनस होगा। कितना होगा, ठीक है, तो वो होगा F इंटू एस। F कितना है, mg है ना, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, और ये होगा माइनस में। तो अगर हम इसको h हाइट ऊपर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हम कितना काम कर रहे हैं, हम कितना वर्क कर रहे हैं, हम माइनस mgh वर्क कर रहे हैं, है ना, क्लियर। अब ये जो हमने वर्क किया किस पे किया, ऑब्जेक्ट पे, तो जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है उस पे एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी क्या करता है, गेन। तो ये कितनी एनर्जी गेन करेगा, जितना हमने वर्क किया। तो हमने कितना वर्क किया, mgh, तो इतनी ही एनर्जी ये स्टोर कर लेगा, गेन कर लेगा। और किस रूप में गेन कर लेगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। लेकिन इस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क किया गया, उसके कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो उसी पोटेंशियल एनर्जी का एक खास नाम है, उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होगी किसी ऑब्जेक्ट में जब हम उस ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, वर्क। और वर्क करने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स। तो अगर फोर्स कौन सा हुआ, अगर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, तो जो वर्क करेंगे और तो एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक खास अलग से नाम दे दिया गया। जब जब फोर्स ग्रेविटेशनल वाला होगा, तब तब जो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी, उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, है ना। यानी कुल मिला के ये मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम h हाइट ऊपर ले जाते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वही लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी रेज कर लेता है या बढ़ा लेता है जब उसको हम h हाइट ऊपर ले जाते हैं। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट, क्योंकि हमने इस पे वर्क किया, और वो भी किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी नीचे खींच रही है, हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो अगेंस्ट हुआ ना। और इसके कारण इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी क्या होगी, रेज होगी, स्टोर होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, लेकिन उसका एक खास नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया। तो जब भी ऊपर ले जाओगे ऑब्जेक्ट को, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसका नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया। तो वही लिखा है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ पॉइंट ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करते हैं, वही वर्क उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे हमने यहाँ कितना वर्क किया, इसको h हाइट ऊपर ले जाने में, माइनस mgh, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर साइन भूल जाए एक समय के लिए, मैग्नीट्यूड की बात करें तो mgh। तो इस ऑब्जेक्ट की अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी कितनी है, तो वर्क के बराबर यानी mgh। ठीक है, तो वही लिखा है डिफिनीशन में कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क के बराबर होती है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया है ना। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या पता करना है, हमको ये पता करना है कि जो भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसका कोई फॉर्मूला तो होगा, एक्सप्रेशन तो होगा। तो वही एक्सप्रेशन क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले जाते हैं, वही फॉर्मूला, वही एक्सप्रेशन तो हमको पता करना है। तो आइए पता करते हैं, है ना। चलिए, अब इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जिसका मास कितना है, m मान लिया, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, उसको हम h हाइट ऊपर रेज कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, है ना। तो लेट इट बी रेज थ्रू ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से उसको हम h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो एक फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, मतलब अगर हम उस ऑब्जेक्ट को
ऊपर ले जा रहे हैं तो हमको एक फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के लगाए हम ऑब्जेक्ट को ऊपर कैसे ले जाएंगे। अब ये फोर्स कितना होना चाहिए, तो कम से कम ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर या तो इससे ज्यादा। क्योंकि ऐसे समझो, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्राउंड पे, कहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, हमेशा नीचे, नीचे मतलब धरती की तरफ। तो हम धरती पे खड़े हैं तो धरती हमको अपनी तरफ खींचेगी, मतलब नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर लगता है, नीचे लगता है ना। तो वो मान लेते हैं कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, है ना। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि आप इस ऑब्जेक्ट को यहां ले जाओ, h हाइट ऊपर ले जाना है, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 10 न्यूटन या उससे ज्यादा लगाएंगे तभी तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगा। अगर मैंने 9 न्यूटन फोर्स लगाया, मतलब मैं ऊपर 9 न्यूटन से खींच रहा हूं और धरती 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो कौन जीतेगी, धरती जीत जाएगी, और तब हम उसको ऊपर उठा नहीं पाएंगे। तो हमको कम से कम कितना फोर्स लगाना होगा, वेट के बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम वेट कहते हैं उसके बराबर कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो हम इसको ऊपर h हाइट तक ले जा सकते हैं। वही लिखा है, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, है ना। समझ, वेट एक तरीके का फोर्स होता है, फोर्स होता है m इंटू ए, और अर्थ के केस में जो एक्सिलरेशन होता है वो g के बराबर होता है। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इंटू ए की जगह g लिख देंगे, और यही हो गया वेट। तो हमको कम से कम इतना वेट, इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, तब हम उस ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है उसको हम h हाइट ऊपर ले जा सकते हैं। नहीं तो इससे mg से कम आपने फोर्स लगाया तो आप कभी भी ऑब्जेक्ट को उठा नहीं पाओगे, क्योंकि आप कम फोर्स लगा रहे हो, धरती ज्यादा लगा रही है ना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर ऊपर ले जाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg। तो हमारे पास फोर्स आ गया, कम से कम कितना, mg। ज्यादा से ज्यादा तो बहुत कितना भी हो सकता है, ज्यादा कितना होगा ये तो कोई फिक्स है नहीं, लेकिन कम से कम कितना वो फिक्स है, कितना, mg। तो हमको कुल मिलाकर इतना फोर्स लगाना है तब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा सकते हैं, है ना। तो हमारे पास फोर्स आ गया, ठीक है। अब इस फोर्स के वजह से कितना वर्क हुआ, तो द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट, लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी w। यानी कि अब हम उस ऑब्जेक्ट को mg फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, है ना। तो हमने कितना वर्क किया, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना माना है हमने, तो हम ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां यानी h। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया, h। फोर्स हमारे पास था क्या, mg, है ना। फोर्स कितना था, mg। अभी हमने पढ़ा कि मिनिमम कितना फोर्स लगाओगे ताकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाए, mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना ऊपर गया, h मीटर। तो mg इंटू h, तो ये क्या बन गया, mgh। तो हमने इतना वर्क किया, और यही वर्क जो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है, यही वर्क उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh, क्योंकि यही वर्क एनर्जी के बराबर हुआ कि नहीं, कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया, जिसे हम कहते हैं mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया E बराबर EP, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू h मतलब जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों एक टाइप की मैकेनिकल एनर्जी है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी के दो उदाहरण, दो एग्जाम्पल, या तो काइनेटिक या तो पोटेंशियल। काइनेटिक तब होगी जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब हम ऑब्जेक्ट का या तो साइज चेंज कर रहे हैं या उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसको नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती
है ना, समझ में आया, फॉर्मूला क्लियर है। चलिए फॉर्मूला हमको पता चल गया, ठीक है। अब हमको ये प्रयास करना है, ये जानना कि जरा आप यहां देखो, यहां स्टेटमेंट क्या लिखा है। स्टेटमेंट ये लिखा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब, यहां आप दो डायग्राम देख रहे हो, है ना। इस दो डायग्राम में यहां हम इस ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले गए, लेकिन बिल्कुल सीधे ले गए ऐसे, तो कितने ऊपर ले गए, h हाइट। दूसरे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को हम h हाइट ऊपर ले गए, लेकिन तरीका अलग था। पहले हम यहां ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऊपर ले गए, फिर ऐसे लाए, फिर ऊपर ले गए, है ना। अभी भी हम कितने ऊपर ले गए हैं, h हाइट। तो दोनों डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले गए हैं, लेकिन पहले डायग्राम में एकदम सीधे ले गए थे और दूसरे डायग्राम में पाथ अलग था। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्या दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी कि अलग होगी, तो आंसर क्या है, बराबर होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क से हमने निकाला था, वो इस बात पे निर्भर डिपेंड नहीं करता कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे ले जा रहे हो ऊपर, स्ट्रेट ले गए कि पहले ऐसे ले गए फिर ऐसे ले आए, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब दोनों डायग्राम में इनिशियल पोजीशन दोनों की सेम थी और दोनों की फाइनल पोजीशन सेम थी, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा। वही लिखा है फिगर शोज ए केस वेयर ए ब्लॉक इज रेज्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू बी टेकिंग टू डिफरेंट पाथ अलग था, लेकिन क्योंकि पोजीशन सेम है इसीलिए दोनों का पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा और दोनों पे जितना वर्क किया गया h हाइट ऊपर ले जाने में, वो वर्क भी सेम होगा। समझ में आया। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे, या वर्क कह लो, जो हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में वर्क कर रहे हैं, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे कैसे भी ले जाओ, है ना। तो अगर आपने डिफरेंस, इनिशियल पोजीशन सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी, है ना। तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh ही होगी, अंतर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का अगर मास मान लो सेम है, g तो सेम होगा ही, h भी सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा, है कि नहीं। तो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों, एनर्जी का जो लॉ है ना कंजर्वेशन का, बहुत ही सिंपल और बहुत एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट है। हम एनर्जी को बनाते नहीं हैं, हमारे भगवान ने हमको, इंसानों को ये ताकत नहीं दी है कि हम एनर्जी को पैदा कर सकें या खत्म कर सकें। जी हाँ, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया है कि हम सिर्फ एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमको पता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना, सन एनर्जी, अलग अलग रूप में है एनर्जी। मैंने पढ़ाया था कि एनर्जी देवता है अलग अलग रूपों में। तो हम किसी भी एनर्जी को पैदा या खत्म नहीं कर सकते, हम बस क्या कर सकते हैं, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके दो मेन पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी कन्वर्टेड, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। केवल कन्वर्ट किया जा सकता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा, टोटल एनर्जी बिफोर और टोटल एनर्जी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। यानी एनर्जी जो है वो हमेशा वर्क करने के पहले, ठीक है, जो टोटल एनर्जी है, ध्यान रखना टोटल एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। 100 जूल है तो 100 जूल ही रहेगी, है ना, बस वो कन्वर्ट हो रही है दूसरे रूप में। जैसे पहले 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी और ये 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टोटल एनर्जी तो अभी भी 100 जूल है ना। जैसे कि आप ऐसे समझो, हम सेल का यूज करते हैं टॉर्च में,
तो सेल में कौन सी एनर्जी है? सेल में केमिकल एनर्जी है, मान लेते हैं कितना, 100 जूल। और ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में। और ये लाइट एनर्जी भी कितनी होगी? 100 जूल। तो आपने क्या किया? आपने 100 जूल पैदा नहीं किया, 100 जूल केमिकल एनर्जी को बस 100 जूल लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। वही तो हमने पढ़ा था। और देखो टोटल एनर्जी जितना पहले था वही बाद में है, वही तो लिखा है, द टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। यहां भी वही देखो, पेट्रोल डीजल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। और उसका यूज करके हम क्या करते हैं? गाड़ियां चला रहे हैं। तो गाड़ी जब चल रही है काइनेटिक एनर्जी उसमें है, और गाड़ी जब चल रही है काइनेटिक एनर्जी है। तो अभी बताया है कि काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो यहां भी तो एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है, सिर्फ एनर्जी को हमने क्रिएट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, सिर्फ कन्वर्ट किया है। और टोटल एनर्जी जितना पहले थी वही बाद में भी होगी। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जरा इस एग्जांपल से समझते हैं, है ना। मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड से ऊपर ले गए। कितने ऊपर ले गए? 20 मीटर। तो 20 मीटर ऊपर ले जाने के बाद जब हम इसको ऐसे ले जाने के बाद जब इसको रोक देंगे तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसके पास इस पोजीशन पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल। और क्योंकि ये अभी रेस्ट पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 जूल, है ना। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी मतलब इस समय टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इन दोनों का क्या होगा? सम। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक तो 0 है लेकिन पोटेंशियल कितना है? 100। तो टोटल एनर्जी इस पोजीशन पे कितनी आई? 100 जूल। ठीक है। अब हमने बॉल को यहां से छोड़ दिया, ठीक है। तो बॉल अब क्या करेगी? अब रेस्ट से मोशन में आएगी। अब उसके पास क्या आ जाएगी? स्पीड। तो मान लेते हैं बॉल अभी बीच हवा में है और वो बॉल किसी रफ्तार से नीचे जा रही है ना। तो अब उसके पास क्या होगा? अब जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसका ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे मान लो कि थोड़ा सा नीचे आया तो ये 90 जूल हो गया, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो गया, है ना। फिर ये 80 जूल हो गया, ये 20 जूल हो गया, क्योंकि नीचे जाने से उससे रफ्तार लगातार बढ़ रही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन टोटल एनर्जी तो 100 ही रहेगी। तो अगर ये काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो देखो 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, तो ये कितना हो गया? 30 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी, ये बॉल जब नीचे जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है, पोटेंशियल कम हो रहा है। और बीच रास्ते में दोनों क्या हो गया? बराबर। 50 जूल पोटेंशियल, 50 जूल काइनेटिक। और टोटल एनर्जी निकालोगे तो 50 + 50 अभी भी कितना आया? 100 आया। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि टोटल एनर्जी रिमेन सेम। यही तो पढ़ा था हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो देखो वो आपको दिख रहा है। फिर और नीचे जाओ तो ये 40, ये 60, ये 30, ये 70, ये 20, ये 80, ये 10, ये 90 और ये 0, ये 100। तो जैसे बॉल ग्राउंड पे आई, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आया तो उसका हाइट क्या हो गया? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। अब h अगर 0 हो गया तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई। देखो 0 हो गई ना। तो 100 जूल गई कहां? वो सारा का सारा 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, है ना। तो कुल मिला के आपने क्या सीखा? यहां पूरी एनर्जी पोटेंशियल के रूप में थी और जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया तो इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा कहां होगी? ग्राउंड पे जब वो टच करने जा रहा है। तो इस ग्राउंड पे सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या हुआ? एनर्जी का कन्वर्जन हुआ ना, पोटेंशियल से काइनेटिक। टोटल एनर्जी तो हमेशा कितनी रही? 100 जूल। चाहे आप यहां देख लो, चाहे बीच रास्ते में देख लो, चाहे ग्राउंड पे देख लो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आया हमको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना, कि टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है, बस वो कन्वर्ट होती है। तो अब आपसे कोई पूछे कि इस डायग्राम में किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी?
तो आप कहोगे कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वहां होगी जब ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है, यहाँ, और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी यहाँ, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहाँ, और बीच रास्ते में अगर बीचों बीच देखोगे तो आधा ये है कि नहीं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं डायग्राम? जी हाँ। तो इस डायग्राम से भी क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है आपको काइनेटिक एनर्जी दे दे, पोटेंशियल पूछ ले, या टोटल एनर्जी पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ये पूछे कि काइनेटिक पोटेंशियल दिया है, बताओ टोटल एनर्जी, तो 80 + 20 100 जूल, है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमको समझ में आ गया कि इस डायग्राम में ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये नीचे आ रहा है तो वो बीच रास्ते पे इसकी जो भी एनर्जी है वो दो रूप में है, पोटेंशियल और काइनेटिक, और दोनों मिलाकर जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा 100 थी। हमेशा 100 थी मतलब कांस्टेंट थी। तो वही लिखा है कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv², और दोनों को जोड़ दो तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देखो यहां भी टोटल एनर्जी कितनी थी? 100 जूल। 100 + 0, 100 पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0, तो दोनों को जोड़ दिया 100 जूल। बीच रास्ते पे टोटल एनर्जी, दोनों को जोड़ दो 50 + 50 100 जूल, और यहाँ टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दो 0 + 100 100 जूल। तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यानी टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट ही तो है, यही तो लिखा है। तो देयर इज दस ए कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि इस डायग्राम में जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। और जब वो ग्राउंड पे आ गया तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। और कन्वर्ट होती है एनर्जी, यही तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब ये जानते हैं थोड़ा पावर के बारे में जान लेते हैं, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो होता है पावर, है ना। तो पावर की बात क्यों करनी पड़ रही है? अब जैसे ये जनरेटर देखो, यहाँ छोटा जनरेटर है, यहाँ बड़ा जनरेटर है, और ये जनरेटर दोनों वर्क करेंगे, लेकिन क्या दोनों वर्क सेम अमाउंट में करेंगे? जी नहीं। ये छोटा जनरेटर है, ये कम काम कर पाएगा एक गिवन टाइम में। ये बड़ा जनरेटर है, ये ज्यादा काम कर लेगा उसी समय में। मतलब मैंने बोल दिया 1 घंटे में इन दोनों को कि तुम लोग को वर्क करना है, तो जाहिर सी बात है बड़ा जनरेटर 1 घंटे में ज्यादा काम करेगा और ये उसी 1 घंटे में कम काम करेगा। यानी कि क्या हमारे वर्क करने का जो रेट है, रेट मतलब समय के साथ काम करने की जो कैपेसिटी है, वर्क करने की कैपेसिटी है, क्या हम सभी की सेम होती है? नहीं, ना इंसानों की सेम होती है, ना मशीनों की सेम होती है। तो इसीलिए कौन कितने समय में कितना ज्यादा काम कर रहा है, यानी वर्क करने का रेट क्या है, इसको पता करना जरूरी है। और जब हम इस बात को पता करते हैं तो निकल के आती है कौन सी बात? पावर की बात, है ना। जरा अब आप यहां डायग्राम में देखो, आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? अब एक मजबूत हट्टा कट्टा इंसान और एक पतला दुबला। अब मैं आपसे इन दोनों से कहूं कि भाई कुछ चावल की गेहूं की बोरियां हैं जो आपको ऊपर ले जाना है, छत पे रखना है ना, धूप में सुखाने के लिए। अब आप ही बताओ कौन ज्यादा काम करेगा? दोनों को मैंने बराबर समय दिया, समय बराबर है, लेकिन काम ज्यादा कौन करेगा? जो ताकतवर है। इसका मतलब किसकी पावर ज्यादा? इसकी पावर ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है? एक गिवन टाइम में अगर हम टाइम फिक्स कर दें तो गिवन टाइम में जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा वर्क करता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होती है ना। तो इसका मतलब पावर का जो फॉर्मूला कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है, वो क्या निकल के आ रहा है? पावर का फॉर्मूला मतलब समय के साथ वर्क करने की कैपेसिटी ही पावर होती है। कहीं ना कहीं समझ में आया? अब जरा ये एक एग्जांपल और देख लो। 2 एग्जांपल देखा हमने, तो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। ये छोटी कार है अल्टो और ये बड़ी कार है फॉर्च्यूनर, है ना। अगर दोनों में ड्राइवर को बैठाकर बोला जाए कि देखो आपको फुल स्पीड में चलाने की आज़ादी है और देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस छोटी गाड़ी का इंजन छोटा है ना, और ये बड़ी गाड़ी का इंजन बड़ा,
तो दोनों को अगर हम बोला जाए कि फुल स्पीड में चलाओ और बराबर समय दिया जाए तो जाहिर सी बात है कौन जल्दी पहुंचेगी? बड़ी गाड़ी, क्योंकि वो ज्यादा रफ्तार से चल सकती है। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा इंजन ज्यादा वर्क करेगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों को समय बराबर देने के बावजूद भी ये जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेती है बड़ी गाड़ी, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड में चल रही है, मतलब ज्यादा वर्क कर पा रही है ना। तो इसका मतलब हमको ये देखना जरूरी है कि कौन कितने समय में कितना वर्क करता है। और जब हम इस बात को देखते हैं कि गिवन टाइम में कितना वर्क हुआ, तो टाइम में कितना वर्क हुआ जब हम ये पढ़ते हैं तो बात आती है किसकी? पावर की, है ना। तो पावर को डिफाइन करना अब आपके लिए आसान हो गया। तो रटना नहीं है, डिफिनीशन समझना है। तो समय के साथ वर्क करने की कैपेसिटी, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट मतलब समय के साथ, है ना, समय के साथ काम करने की कैपेसिटी, ठीक है। या वर्क एनर्जी, दोनों सेम ही चीज है ना। वर्क करते हैं तो एनर्जी आती है, मतलब जिस पे वर्क करते हैं उस पे एनर्जी आती है ना। तो इसका मतलब या तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या बना? पावर का फॉर्मूला बन गया वर्क अपॉन टाइम। अगर t समय में w वर्क करें हम तो पावर कितना हो गया? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट होता है जूल। समय का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? पावर की। और जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, या कह लो जूल पर सेकंड। अब रटना नहीं है, फॉर्मूला हमको पता था। तो अगर हमको पावर की एसआई यूनिट निकालनी है तो वर्क की एसआई यूनिट यहां रख दो और टाइम की एसआई यूनिट यहां रख दो, पावर की एसआई यूनिट आ जाएगी, है ना। वर्क की एसआई यूनिट जूल, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, तो पावर की एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं? वॉट। साइंटिस्ट के नाम पे रखा है, जेम्स वॉट के नाम पे रखा है हमने वॉट, है ना। समझ में आ गया? तो ये याद रखना, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, वर्क का एसआई यूनिट जूल, एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल, लेकिन पावर का एसआई यूनिट वॉट होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हमको ये पूछा जाए कि बताओ 1 वॉट कितना होता है, तो 1 वॉट मतलब 1 जूल पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। और अगर वॉट से भी बड़ी यूनिट देखें तो किलो वॉट। और मैंने बताया था जब भी किलो आ जाए मतलब 1000, तो 1 किलो वॉट में कितने वॉट? 1000 वॉट, है ना। यानी 1 किलो वॉट में कितने जूल पर सेकंड? तो 1 वॉट होता है 1 जूल पर सेकंड। तो 1000 वॉट मतलब 1000 जूल पर सेकंड। तो 1 किलो वॉट बराबर हम 2 चीजें लिख सकते हैं। 1 किलो वॉट बराबर 1000 वॉट भी लिख सकते हैं, और अभी हमने देखा कि 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, तो 1000 वॉट 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब 1 किलो वॉट को हम 1000 जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। चलो, अब जब हमने पावर पढ़ लिया, अब जरा हम एनर्जी की कमर्शियल यूनिट भी देख लेते हैं, है ना। तो अगर घरों में बात करें तो जो बिजली बिल आता है वो किस हिसाब से आता है? यूनिट के हिसाब से, है ना। और वो जो 1 यूनिट होता है वो एक्चुअल में वो एनर्जी की यूनिट है ना। तो इसका मतलब जो जूल होता है वो एसआई यूनिट तो है, एनर्जी का एसआई यूनिट तो है जूल, लेकिन बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है। तो अगर हमको छोटी यूनिट में एक्सप्रेस करना होगा तो हमारे लिए दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जो हम घरेलू ऊर्जा का कंजप्शन कर रहे हैं, जो हम व्यावसायिक रूप से घरों में या दुकानों पे जो हम बिजली जला रहे हैं, उसको हम जूल में रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि जूल छोटी यूनिट है। तो हम एनर्जी की एक बड़ी यूनिट लेते हैं जिसका नाम है किलोवाट आवर। क्या लेते हैं? किलोवाट आवर। तो यानी ये कहां से आया है? देखो, पावर इन होता है वर्क इनटू टाइम, तो वर्क क्या होगा? वर्क होगा पावर इनटू टाइम। और वर्क मतलब एनर्जी भी कह सकते हैं, तो एनर्जी क्या आ गया? पावर इनटू टाइम। तो बस पावर को किस में रखना है? किलोवाट में, और टाइम को किस में रखना है? आवर में। तो ये आ गया किलोवाट इनटू आवर, मतलब एनर्जी। कौन सी एनर्जी? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगी? जूल नहीं होती है, किलोवाट आवर होती है। अगर पूछा जाए जूल, तो जूल एनर्जी की एसआई यूनिट होती है, लेकिन एनर्जी की कमर्शियल यूनिट
किलोवाट इंटू आवर होती है। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, पावर इंटू टाइम करने से। तो 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब अगर हम 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर का यूज करते हैं तो कितनी बिजली खर्च होती है? 1 किलोवाट आवर बिजली खर्च होती है। वही लिखा है, 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट मतलब 1000 जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब अगर 1 घंटे में हम 1000 जूल पर सेकेंड पावर कंजप्शन करते हैं, या कह लो 1 किलोवाट कंजप्शन करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी खर्च हुई वो 1 किलोवाट आवर के बराबर हुई, है ना। अब देखो, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, कि भाई जूल भी एनर्जी का यूनिट, किलोवाट आवर भी एनर्जी का यूनिट, लेकिन दोनों में एक रिलेशन क्या है? तो रिलेशन देखो यहां से निकाला हमने। कैसे निकाला? 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड, 60 इंटू 60, है ना। और जब ये आ गया तो यहां से कितने जूल आया? 360000 जूल। और इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करें तो 1 पॉइंट यहां बढ़ाकर ये 6 हो जाएगा पावर में, और ये आ जाएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो देखो, मतलब दर्शाने का तरीका अलग है ना। मैंने इंसान की जगह, राजपाल यादव की जगह मैंने खली को खड़ा कर दिया। दोनों इंसान हैं, लेकिन एक पतला दुबला, एक छोटा सा, एक बड़ा। उसी तरह चाहे तो एनर्जी को जूल में लिखो, लेकिन जूल छोटी यूनिट हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं बड़ा यूनिट लिखें तो हमने जूल में ना लिखकर हमने किलोवाट में लिखा, किलोवाट आवर में लिखा, क्योंकि सिर्फ किलोवाट वो तो पावर हो जाएगा। पावर को जब समय से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी, तो वो कितनी हो गई? किलोवाट आवर। अब ये जो छोटी यूनिट जूल है और ये एनर्जी की बड़ी यूनिट है, इनमें रिलेशन तो होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। चाहे ये कह लो कि 36 लाख जूल होते हैं, है ना। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, 36 लाख या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। दोनों सही है। पावर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, वरना ऐसे लिखोगे, दोनों सही है ना। और यही जो 1 किलोवाट आवर होता है, इसी को हम 1 यूनिट मानते हैं। तो घरों में जो आपने बिजली मीटर लगा है हमारे घरों में, उसी के हिसाब से तो बिल आता है ना। और बिजली मीटर में जो रीडिंग है वो किस में मेजर हो रही है? किलोवाट आवर में, जो भी अभी हमने पढ़ा, क्योंकि ये एनर्जी की है। कौन सी एनर्जी? तो हम यहाँ कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमने 1 यूनिट बिजली खर्च की। 2 यूनिट का मतलब 2 किलोवाट आवर, 3 यूनिट का मतलब 3 किलोवाट आवर, है ना। समझ में आया? तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। और यही यूज किया जाता है हमारे घरों में या दुकानों पे जो बिजली बिल है, उसमें भी यही यूनिट इस्तेमाल हो रही है ना। तो एक अगर आपको यहां दिखे, इसका मतलब कि इस समय रीडिंग कितनी है? 1326 किलोवाट आवर, मतलब कितनी बिजली खर्च हुई। तो अगर 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर है तो दोनों बराबर ही है ना। तो अगर मैं यहाँ 1326 किलोवाट आवर लिखूं तो ये कितने यूनिट के बराबर हो गया? 1326 यूनिट। तो मतलब मीटर के हिसाब से अभी हमने कितना बिजली बिल खर्च किया है? 1326 यूनिट बिजली जलाई है। और एक यूनिट का दाम पता होगा तो टोटल यूनिट का दाम निकल जाएगा, और इस तरीके से बिजली बिल आता है घरों में, है कि नहीं? समझ में आया? चलिए, तो अब जब इतना कुछ हमने पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कुछ क्वेश्चन भी लगा लेते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, है ना। अब यहाँ क्या पूछा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है ना। उसको सर्टेन हाइट ऊपर क्या करते हैं? ले जाते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल है तो फाइंड द हाइट एट विच ऑब्जेक्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब हमको हाइट निकालना है ना। बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। अब यहाँ आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, मास दे रखा है, g दे रखा है, h निकालना है।
तो ये हो जाएगा 480 जूल बराबर मास कितना दिया है 12 kg, तो 12 इंटू जी कितना दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू एच, तो ये क्या हो जाएगा 480 और ये 120 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा एच, तो ये कितना आ जाएगा 12 4 जा 48, तो ये आ गया 4 मीटर, तो एच कितना आ गया 4 मीटर आ गया, है ना सिंपल। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ए बॉय ऑफ मास 50 kg, 50 kg बॉय का मास दे रखा है, वो स्टेयरकेस से 45 स्टेप चढ़ता है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे कितने 45 स्टेप चढ़ता है, कितने समय में 9 सेकंड में, है ना। और हर एक स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले पावर निकालने के लिए मैं क्या करूं बताइए, पावर निकालने के लिए मैं पहले इसका टोटल हाइट निकाल लेता हूं, है ना। हाइट क्या होगा, तो एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का, तो 45 स्टेप, 45 मल्टीप्लाई 15, और ये सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 या 15, ये 5 2 जा 0, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो ये आ गया 3 9 जा 3 इंटू 9 27 और 27/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3.0, ठीक है, ये आ जाएगा 5 4 जा 20, ये आ जाएगा आपका 6.6 के लगभग, है ना, नहीं 7 के लगभग, 28 जाएगा 6.7, ठीक है। तो हमने हाइट निकाल लिया 6.7 मीटर, है ना। मास हमारे पास दिया है, क्या दिया है, मास हमारे पास दिया है, तो मास हमारे पास दिया है 50 kg। तो आप ये जरा ये सोचो कि अगर हम हाइट पे ले जा रहे हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो हम जो वर्क कर रहे हैं वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। तो हमने कितना वर्क किया, mgh, m कितना है 50 kg, इंटू जी कितना 10, इंटू हाइट कितना है 6.7, है ना। ये हमने क्या निकाल लिया वर्क, और इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो पावर आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम कितना था 9 सेकंड, तो ये जो भी आया वर्क इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो हमारा पास पावर आ जाएगा कितना 375 वाट, कितना 375 वाट आप निकाल सकते हो। बस गलती यहाँ होगी कि जिन लोगों ने इस सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला वो गलत हो जाएगा, है ना। तो बदलना ज़रूरी है, ठीक है। 45 और हर एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का, तो इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व करोगे आपका हाइट आ जाएगा, है ना। और फिर हाइट आ गया तो वर्क आ जाएगा, और वर्क आ गया तो वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे तो पावर आ जाएगा कितना 375 वाट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यानी सभी टाइप का जो भी हमने पढ़ा उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि समझ में आए। अब देखो यहाँ क्या बोला है, इलेक्ट्रिक बल्ब कितने वाट का है 60 वाट का, इसको हम पर डे कितने घंटे जला रहे हैं 6 आवर जला रहे हैं। तो कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन 1 डे बाय द बल्ब, यानी एक दिन में कितना यूनिट बिजली जली। अब हमको याद होना चाहिए कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो हमको समय और पावर चाहिए, पावर किस में चाहिए किलोवाट में, दिया किस में है वाट में, तो वाट को किलोवाट में बदलना पड़ेगा। और समय किस में दिया है 6 आवर, तो टेंशन है ही नहीं, समय को बदलने की जरूरत है नहीं। तो पहले मैं पावर को बदलूं, 60 को मैं 1000 से 1000 से डिवाइड कर दूं, क्यों, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। तो यहाँ वाट में दिया है, मुझे ले जाना है किलोवाट में, तो 1000 से डिवाइड करूंगा, तो 60 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया किलोवाट, इनटू आवर, आवर कितना दिया है 6, है ना। तो ये आ गया मेरा कितना, ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 36/100, यानी कि 0.36 क्या किलोवाट आवर। अब 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, तो जितने किलोवाट आवर है उतने ही यूनिट हुआ ना, तो हमारा किलोवाट आवर कितना है 0.36, तो यूनिट भी कितना होगा 0.36 यूनिट, मतलब एक दिन में 0.36 यूनिट बिजली खर्च हुई है। और 1 यूनिट का दाम 100 रुपया, तो इतने यूनिट बिजली जलाने में कितना देना पड़ेगा, तो इसको 100 से गुणा कर दो,
₹36 आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं बिजली बिल, है कि नहीं? तो आपने इस सेशन में क्या पढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी, पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपने इस सेशन को अच्छे से ज्वाइन करके बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा होगा। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।